Dear student, we are going to discuss morphology and later we'll discuss parallelism. Parallelism is a stylistic device as well. Mostly poet use it, mostly writer use it in their writing. Parallelism mean that you are going to just create harmony in your sentence. अगर आप किसी सेंटेंस के अंदर यूज़ कर रहे हैं, पास्ट टेंस यूज़ कर रहे हैं, तो उसके दूसरे पार्ट के साथ भी पास्ट ही करेंगे, ठीक है, उसके अंदर एक पैरेललिज्म लाएंगे. अगर वो पैरेललिज्म आप नहीं ला रहे तो इट मीन दैट इट्स अ डिविएशन. तो ये भी एक काइंड ऑफ डिविएशन होती है पैरेललिज्म. पैरेललिज्म से आप ये मोस्टली पोएट्स जो है ना वो यूज़ करके अपने आप को मिसाल के तौर पर फोरग्राउंडिंग यूज़ करते हैं. फोरग्राउंडिंग मीन के जो बैकग्राउंड चल रहा होता है उससे हट के कोई चीज़ इस्तेमाल कर लेता है पोएट. जहाँ पास्ट आना है वहाँ प्रेजेंट यूज़ कर देगा, या उसकी जो कॉम्बिनेशन है सेंटेंस की सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को पहले कर दिया उसके बाद सब्जेक्ट कर दिया, सब्जेक्ट को पहले आखिर में कर दिया, और वो जो डिटर्मिन इंटेंसिफायर जो है या कोई और चीज़ डिटर्मिनर्स जो है उसको आगे पीछे कर दिया. तो इस तरह की जो रिप्लेसमेंट है, चेंजिंग है, इसको फोरग्राउंडिंग और पैरेललिज्म कहते हैं, जब पोएट इन चीज़ों को डिविएट करता है. सो लेट्स सी. देखिएगा असाइनमेंट में आप निकालें मॉर्फोलॉजी. ये स्लाइड है. मॉर्फोलॉजी का मतलब है कि आप स्टडी करते हैं फॉर्म्स, मीनिंग को और कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड को, कि वर्ड कैसे फॉर्म होता है, वर्ड कैसे बनता है, वर्ड की कैसे हम कंस्ट्रक्शन, एक वर्ड से हम कैसे दूसरे वर्ड्स बना सकते हैं, या कैसे कॉइनेज होती है. ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. देखिएगा, मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म. इट हैज़ बीन यूज्ड टू डिस्क्राइब दैट टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन विच एनालाइजेज ऑल द बेसिक एलिमेंट विच आर यूज्ड इन द लैंग्वेज. यानी वो सारे एलिमेंट्स, कैसे कॉइनेज होती है, कैसे वर्ड फॉर्म होता है, कैसे लफ्ज़ बनता है. अब देखें जैसे टेक्नोलॉजी आई है तो बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो नए नए बने हैं. मिसाल के बाद ट्विटर, ट्विटरिंग, ट्विटरेबल, अब ये वर्ड सारे नए, गूगल, गूगलिंग, अब ये वर्ड सारे नए हैं. लेकिन ये क्या है, ये कॉइनेज है. तो ज़िरेक्स जैसे वर्ड है, इस तरह के काफ़ी वर्ड्स जो हैं वो सारे कॉइनेज हैं, न्यू वर्ड कॉइन किए हैं, टेक्नोलॉजी की वजह से कॉइन हुए. It has been used to describe the type of investigation which analyze all those basic elements which are used in a language. These rules for computing the different form of lexemes are called lexemes. Lexeme का मतलब क्या होता है, जो words होते हैं, ठीक है, उनको lexeme कहते हैं. Lexemes are called rules of inflections. Knowledge of जो basic जो root word होता है, जैसे किसी चीज़ का base word होता है उसको कहते हैं lexemes. Knowledge of language include knowledge of all the systematicity in the relationship between the forms and meaning of word. यानी forms और उसकी meaning. एक कोई चीज़ है ना, आपके सामने कोई शक्ल है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई फॉर्म मौजूद है और उसका मीनिंग. दो चीज़ें ही होती हैं, एक उसका मीनिंग होता है, उसकी फॉर्म होती है. फॉर्म के साथ कोई ना कोई मीनिंग जुड़ा हुआ है, और जो मीनिंग जुड़ा हुआ है वो मैंने बताया कि वो क्या है, आर्बिट्रेरी. इट इज नॉट गिवन बाय विद लॉजिक रीजन. कोई उसके पीछे कोई लॉजिक रीजन नहीं है, बस ऐसे ही उसका नाम रख दिया गया. किसी को हम मोबाइल कहते हैं, किसी को हम ये पेन है, तो हमारे माइंड में फौरन ये एक शक्ल है, फॉर्म है ना, तो इसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, ये हमारे सामने जो पेंसिल है, हमने इसको पेंसिल का नाम दे दिया है, क्योंकि लिखती है तो हमने इसे कह दिया पेंसिल. सो फॉर्म्स और मीनिंग के दरमियान जो रिलेशन है उसकी स्टडी है ये. Knowledge of language include knowledge of the systematicity in the relationship between the forms and meaning of word. The subdiscipline of linguistics that deal with the forms, meaning, pattern is called morphology. ये उसका सब डिसिप्लिन है लिंग्विस्टिक का, और ये किसके साथ डील करता है, पैटर्न. इस पैटर्न के साथ, यानी इस पैटर्न को कहते हैं मॉर्फोलॉजी. ये एक लिंग्विस्टिक का सब डिसिप्लिन है, और इसके अंदर हम किसको स्टडी करते हैं, मीनिंग, फॉर्म्स, मीनिंग और इसके पैटर्न को, और वर्ड की कंस्ट्रक्शन को, उसकी फॉर्मेशन को, उसको कैसे फॉर्म किया जाता है, उसको कैसे कॉइन किया जाता है, कैसे बनाया जाता है. आप खुद भी कोई वर्ड बना सकते हैं, कोई बंदा भी कोई वर्ड बना सकता है.
एज लॉन्ग एज के वो किसी चीज का यानी फॉर्म मीनिंग का उसका रिलेशनशिप हो। मॉर्फोलॉजी डील विद द इंटरनल कॉन्स्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर्स वर्ड्स एज वेल। इंटरनल कॉन्स्टिट्यूएंट उसकी जो अंदरूनी बनावट है, इंटरनल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, उसकी अंदरूनी। मॉर्फोलॉजी डील विद द इंटरनल कॉन्स्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर वर्ड एज वेल एज, क्या करता है, इंटरनल कॉन्स्टिट्यूएंट को स्टडी करता है। अब देखिए रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स क्या होता है जी, वॉक्स, वॉक्स, वॉक्ड, वॉकिंग, टैक्स, टैक्सेशन, टैक्सेबल, टैक्सेबल। हमारे पास एक वर्ड था, मिसाल के तौर वॉक एक बेस वर्ड है, हमने उससे कितने वर्ड फॉर्म किए देखिएगा, वॉक्स बनाया, वॉकिंग बनाया, वॉकेबल बनाया, वॉक बनाया, यानी आप जितने मर्जी उससे बहुत सारे वर्ड जो है ना एक से हम बना सकते हैं। हमारी वोकैब जो है इससे बढ़ जाती है। हम उन वर्ड्स के रिलेशनशिप को देख लेते हैं, ठीक है, कभी हम उसे प्रेजेंट से बना लेते हैं, पास्ट से बना लेते हैं, पास्ट पार्टिसिपल बना लेते हैं, कभी हम उसे एडजेक्टिव बना लेते हैं, उसकी शक्ल को चेंज कर लेते हैं, टैक्स, टैक्सेशन, टैक्सेबल, टैक्सेबिलिटी, ये देखिए कितने वर्ड्स हैं। डिक्शनरी मार्कर्स अज्यूम दैट द फॉर्म ऑफ द लेक्सीम्स, लेक्सीम मैंने पहले बताया जो किसी का बेस या रूट वर्ड होता है उसे क्या कहते हैं, लेक्सीम। लेक्सीम वॉक्स, हमारे पास वॉक था और टैक्स था, हमने उनसे देखें कितने वर्ड्स बना लिए, जैसे हमने उससे वॉक बना लिया, वॉक बना लिया, वॉकिंग बना लिया, टैक्सेशन बना लिया, टैक्सेबल बना लिया, टैक्सेबिलिटी बना लिया, आर फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड देयरफॉर नीड नॉट टू बी स्पेसिफाइड इंडिविजुअली इन द डिक्शनरी। यानी अब ये जो है किससे फॉर्म हुए, ये दो बेस चीज़ों से फॉर्म्ड हुए और इसके बाद ये आप डिक्शनरी में भी देखें तो ऐसे ये लिखे होंगे। Hence we may qualify this set of related words as word family। जो इसके जो सेट बनेगा इससे तो उसको हम कहेंगे ये word family, ये इसकी word की family है। There is an intuitive difference between the members of the word family of text and the set of word form walk, walks, walking, walkable, यानी आप जितने मर्जी इससे रिलेटेड आप बना सकते हैं। आगे है जी पैराडिग्मेटिक एंड सिंटैग्मेटिक मॉर्फोलॉजी। एक वर्ड का जो रिलेशन है वो क्या होता है, या तो वो क्या हो सकता है पैराडिग्मेटिक या सिंटैग्मेटिक। सिंटैग्मेटिक का मतलब है कि एक आपके पास लफ्ज है, आप उससे उसको क्या बना सकते हैं, मिसाल के तौर पर हमारे पास वर्ड था बाय, ठीक है जी, बाय, ईट, सेल, पेंट। अब इससे हमने देखिएगा कितने अब हम इससे वर्ड बनाते हैं। बाय से मैंने बना दिया बायर, ईट से मैंने बना दिया ईटर, सेल से बना दिया सेलर और पेंट से बना दिया क्या, पेंटर। और ये क्या है इसका सिंटैग्मेटिक। व्हेन वी स्पीक अबाउट द मॉर्फोलॉजी एज अ स्टडी ऑफ सिस्टमैटिक फॉर्म मीनिंग कोरस्पॉन्डिंग बिटवीन द वर्ड ऑफ द लैंग्वेज वी टेक पैराडिग्मेटिक, उसको हम क्या कहते हैं, पैराडिग्मेटिक पर्सपेक्टिव। सिंस वी टेक प्रॉपर्टी ऑफ क्लासेस ऑफ द वर्ड एज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस, when morphology is defined as a study of internal constituent structures of the word, we take a syntagmatic perspective। जब हम किसी मॉर्फोलॉजी में इंटरनल कॉन्स्टिट्यूएंट उसकी अंदरूनी बनावट की, वर्ड की अंदरूनी बनावट को स्टडी कर रहे होते हैं, यानी हम इसको देख रहे होते हैं या इसको डील कर रहे होते हैं, तो उसको कहते हैं सिंटैग्मेटिक पर्सपेक्टिव। जैसे ये बाय था, उसको मैंने बायर बना दिया, उसको मैंने ईटर बना दिया, सेलर बना दिया, पेंटर, तो ये सिंटैग्मेटिक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आइएगा। दे हैव सिस्टमैटिक सिंटैग्मेटिक रिलेशंस व्हेन दे आर combined into the large linguistic unit. For instance, the word the and book have a syntagmatic relationship in the phrase the book. In contrast, the determinant a and the is the paradigmatic related. They belong to the set of the determiner of English and can both occur in the beginning of the noun phrase but never together. Here they belong to the paradigms of the determiners of the English. The two basic functions of morphological operations are the creation of the new words, new lexemes, यानी जो बेसिक मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन होता है, फंक्शन होता है, वो हम क्या करते हैं कि एक लेक्सीम से और वर्ड जो है वो बना लेते हैं। स्पेलिंग आउट ऑफ द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द लेक्सीम्स इन अ पर्टिकुलर सिंटैक्टिक कॉन्टेक्स्ट, और उसको क्या करते हैं एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करके उससे न्यू वर्ड, जैसे मैंने बाय से बायर बना दिया, ठीक है,
वॉक से वॉकर बना दिया, वॉकेबल बना दिया, तो जैसे जैसे मुझे सूट कर रहे थे मैंने बना दिए। एटमोलॉजी, एटमोलॉजी क्या होता है? एटमोलॉजी का मतलब होता है कि आप हिस्ट्री और ओरिजिन किसी वर्ड की हिस्ट्री और उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ वो देखते हैं, इसको कहते हैं एटमोलॉजी। द स्टडी ऑफ ऑरिजिन्स एंड हिस्ट्री, किसी चीज़ की कहाँ से डेवलपमेंट हुई है, कहाँ वो पैदा हुई है, कैसे कैसे वर्ड जनरेट हुआ है, कैसे वर्ड है बना है, वो सारी स्टडी को हम क्या कहते हैं? एटमोलॉजी। एटमोलॉजी ये नाउन है। Study of the origin and history of the word is known as its etymology. The term which like many of our technical word come to us through Latins. यानी बहुत सारे वर्ड्स जो हैं, क्योंकि एक पुरानी लैंग्वेज है लैटिन ग्रीक, तो लैटिन ग्रीक से बहुत सारे वर्ड कहाँ बारोड हुए हैं, यानी इनको बारो किया गया इन दो लैंग्वेज से। आप इंग्लिश में देखें तो उसमें फ्रेंच वर्ड, जर्मन वर्ड, लैटिन ग्रीक्स के वर्ड, एंग्लो सैक्सन और उनकी जो कॉइनेज है उनसे रिलेटेड कल्चर की वो आपको इसके अंदर मिलेगी, क्योंकि ये सारे जो हैं इसके अंदर मिक्सड हैं लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। बट हैज़ इट ओरिजिन, और इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे अरबिक वर्ड भी हैं, वो भी हम देखते हैं। We might prefer to view the constant evolutions of the new words and new uses of the old word as reassuring a sign of vitality and creativeness in the way of language is shaped by the need its user. देखिएगा, वर्ड फॉर्मेशन कॉइनेज कैसे होती है जी? द लीस्ट कॉमन प्रोसेस ऑफ द वर्ड फॉर्मेशन इन इंग्लिश इज अ कॉइनेज, यानी जो कॉमन प्रोसेस है वर्ड फॉर्मेशन का, जो सबसे कम कॉमन यानी प्रोसेस है, लीस्ट कॉमन, तो वो कह रहा है कि जो एक प्रोसेस है वर्ड बनाने का वो कॉइनेज है। कॉइनेज का मतलब है कि कोई चीज कुछ नहीं और आपने नया लफ्ज बना दिया, यानी आपने बारो नहीं किया, आपने लोन नहीं लिया किसी दूसरी लैंग्वेज से, बल्कि आपने एक नया वर्ड बना दिया उसको। जैसे शेक्सपियर ने कहते हैं 50,000 वर्ड कॉइन किए थे, खुद बनाए थे। दिस इज द इन्वेंशन ऑफ द टोटली न्यू आइटम्स एंड यूजिंग इट फॉर एनी वर्जन्स ऑफ दैट प्रोडक्ट। देखिएगा, एक्स, क्लीनेक्स, टेफ्लॉन्स और जीरोक्स, नायलॉन्स, एस्पिरिन्स, जीपर, गूगल, ईबे, ये सारे जो वर्ड हैं ये सारे क्या हैं? कॉइन्ड है। यानी ये आम आपको देखेंगे आजकल गूगल जैसे एक नया वर्ड है, ट्विटर एक नया वर्ड है, यूट्यूबर एक नया वर्ड है, पहले ये वर्ड नहीं थे। इसका मतलब है कि इनकी क्या क्रिएशन कब हुई है? जब ये आए। न्यू वर्ड बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द पर्सन आर द प्लेस। अब गूगल जो है वो उसने गूगल का नाम तो हम लोगों ने रखा है ना, बनाने के बाद उसका नाम गूगल रख दिया। उसके बाद यूट्यूब से यूट्यूबर बन गया, यूट्यूबेबल बन गया, ट्विटर, ट्विटरेबल, ट्विटेबिलिटी, ट्विटरनेस। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं ये सारे क्या? उसके बाद फिर जैसे कोई टेक्नोलॉजी आती है तो न्यू वर्ड भी उनके फॉर्म हो जाते हैं, कॉइनेज हो जाती है, उसको कहते हैं कॉइनेज। न्यू वर्ड बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द पर्सन और प्लेस आर कॉल्ड द एपोनिमी। इसको क्या कहते हैं? एपोनिमी। जब हम न्यू वर्ड बनाते हैं प्लेस पर्सन किसी चीज का, उसका प्रोसेस जो है उसको नाम दिया गया एपोनिमी का। नोट कर लें। स्पेंगलर्स और हूवर्स, ये जैसे नाम है सारे। आगे देखिए, अब वर्ड फॉर्मेशन बारोइंग। कुछ वर्ड जो होते हैं वो बारो किए जाते हैं, यानी वो उस लैंग्वेज के नहीं होते, किसी और लैंग्वेज से हम बारो करते हैं, उसे कहते हैं वर्ड बारोइंग। ये भी वर्ड फॉर्म इस तरह भी, जैसे आप देखें इंग्लिश के अंदर अल्कोहल जो है वो अरबिक वर्ड है, अल्कोहलिक, अल्कोहलेबल। तो अब बहुत सारे वर्ड जो हैं अल्कोहल जो हैं आप देख लें, आप इंग्लिश में यूज होता है अल्कोहल, वर्ड किसका है? अरबिक का है। दिस इज टेकिंग ओवर द वर्ड फ्रॉम द अदर लैंग्वेज। का मतलब है कि आपने किसी दूसरी लैंग्वेज से वो वर्ड ले लिया, अल्कोहल। और क्रॉसेंट फ्रेंच वर्ड है, रॉबर्ट चेक वर्ड है, चेक उस स्लोवेकिया जो है वहां से लिया गया है, चेक वर्ड है। उसके बाद बेस जो है वो डच वर्ड है, और पियानो जो इटालियन है, योगर्ट टर्किश वर्ड है, टाइकॉन जो जैपनीज वर्ड है, सारी जो हिंदी वर्ड है, बेंगलोर हिंदी वर्ड। अब देखिए बहुत सारे वर्ड जो हैं वो, जैसे मैंने अगले दिन एक वर्ड बताया फटीग जो है वो पंजाबी वर्ड है, वो पंजाबी से लिया गया। अब बहुत सारे वर्ड जो हैं दूसरे वर्ड दूसरी लैंग्वेज से बारो किए हुए हैं, इसको कहते हैं वर्ड फॉर्मेशन बारोइंग। हम दूसरी लैंग्वेज से वर्ड जो है वो बारो कर सकते हैं और वो लैंग्वेज का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे अल्कोहल है, जैसे वो रॉबर्ट है, जैसे वो डच पियानो का वर्ड है, बैस जो है पियानो जो है इटालियन वर्ड है, बैस जो है वो
डच वर्ड है, योगर्ट एक टर्किश वर्ड है जबकि अब इंग्लिश में यूज़ होता है, सारी जो है टाइकॉन जो है जैपनीज वर्ड है इंग्लिश में यूज़ हो रहा है। अ स्पेशल टाइप ऑफ बार्विंग इज डिस्क्राइब एज अ लोन ट्रांसलेशन और खलक, इसको क्या कहते हैं, खलक, CALQUE, खलक, इसको खलक कहते हैं और इसको कहते हैं लोन ट्रांसलेशन। यू कैन क्रिएट वर्ड थ्रू द लोन ट्रांसलेशन, आप किसी और लैंग्वेज को लेके उसके अंदर डाल दें तो वो लोन ट्रांसलेशन होगा। इन दिस प्रोसेस देयर इज अ डायरेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द वर्ड इनटू द बार्विंग लैंग्वेज। ठीक है, इट इज ट्रांसलेटेड एज द स्क्रैप स्काई। उसके बाद इट इज नॉर्मली रेफर टू एज अ स्क्रैप स्काई स्क्रैपर्स एंड ऊबर मिंच एंड जर्मन ट्रांसलेटेड एज द सुपरमैन्स। अब बहुत सारे जो वर्ड हैं वो जर्मन और फ्रेंच से लेके उनको एक नया नाम दे दिया गया है, जैसे सुपरमैन, तो उसको फिर वो ट्रांसलेट कर लेते हैं, लफ्ज़ ले लिया दूसरी लैंग्वेज से, आपने उसको ट्रांसलेट कर लिया अपनी लैंग्वेज, सुपरमैन बना लिया। जैसे ऊबर मिंच जो है जर्मन वर्ड है, ऊबर मिंच, तो आपने उसको क्या कर दिया, सुपरमैन बना दिया। वर्ड फॉर्मेशन कंपाउंडिंग, बहुत सारे वर्ड जो हैं वो कंपाउंडिंग के जरिए बन जाते हैं। द ज्वाइनिंग ऑफ द टू सेपरेट वर्ड टू प्रोड्यूस अ सिंगल फॉर्म इज कॉल्ड कंपाउंडिंग, यानी टू वर्ड्स जो है आप दो लफ्जों को बना के एक लफ्ज भी बना सकते हैं, इसको कहते हैं कंपाउंडिंग। दो वर्ड हैं या तीन वर्ड, आपने बहुत सारे वर्ड जो मिला के एक वर्ड बना दिया। इट इज़ वेरी कॉमन इन द जर्मन एंड इंग्लिश, और ये भी जर्मन इंग्लिश में आम है कि आप इस लैंग्वेज में बनाते हैं, बट लेस कॉमन इन द फ्रेंच एंड, लेकिन फ्रेंच और स्पेनिश में ये नहीं बनते। अब दो जबानों में जर्मन और इंग्लिश में ये आजकल चल रहा है, जैसे बुक केस, फिंगरप्रिंट। अब देखिए हमें जरूरत थी फिंगरप्रिंट की, हमने फिंगरप्रिंट बना लिया, बुक केस, ठीक है। सनबर्न, वॉलपेपर, गुड, हमने वॉलपेपर यूज करते हैं ना अपने डेस्कटॉप पे। गुड लुकिंग, लो पेड, फास्ट फूड, लो पेड, ये सारे क्या कंपाउंडिंग वर्ड हैं, इनको कंपाउंड करके हमने एक बनाया हो। आगे देखिए वर्ड फॉर्मेशन, ब्लेंडिंग, बहुत सारे वर्ड जो हम ब्लेंड करके भी बना लेते हैं, दो चीजों को हम इकट्ठा कर लेते हैं। ब्लेंडिंग इज टिपिकली अकम्प्लिश्ड बाय टेकिंग ओनली द बिगिनिंग ऑफ वन वर्ड एंड ज्वाइनिंग इट टू एंड ऑफ द अदर। इसको हम कहते हैं एक वर्ड लेके, जैसे वो कहते हैं एक्स प्राइम मिनिस्टर, तो एक्स गैसोलिन्स, और उसके बाद जी जैसे स्मोक है, गैसोल्स और स्मोक, फॉग स्मोक, बाइनरी, डिजिट, बिट ब्रेकफास्ट, लंच ब्रंच, इंफॉर्मेशन प्लस एंटरटेनमेंट, यानी इंफोटेनमेंट जैसे हम कह देते हैं, तो वो बेसिक दो चीज़ों को, इंफॉर्मेशन प्लस एंटरटेनमेंट को किया हुआ है। आगे इस तरह यानी बहुत सारे वर्ड्स जो हैं, एक का थोड़ा सा हिस्सा ले लिया, दूसरा पूरा यूज कर लिया, एक्स प्राइम मिनिस्टर जैसे। आगे आ गया जी वर्ड फॉर्मेशन, क्लिपिंग, बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो क्लिपिंग करके भी बनाए जा सकते हैं। व्हेन अ वर्ड ऑफ मोर देन वन सिलेबल इज रिड्यूस टू द शॉर्टर फॉर्म, जब एक वर्ड को आप शॉर्टर फॉर्म में लिख देते हैं रिड्यूस करके, ऑफन कैजुअल स्पीच इज कॉल्ड क्लिपिंग, यानी ये कैजुअल स्पीच, इसको कहते हैं हम क्या कहते हैं, क्लिपिंग कहते हैं। मतलब जैसे वो गैस एडवर्टीजमेंट है, और उसके बाद सिटकॉम है, केमिस्ट्री को कैम कर दिया, एग्जामिनेशन को एग्जाम कर दिया, ठीक है, जिम्नास्टिक को हमने जिम कर दिया। तो जब हम बड़ा वर्ड होता है तो उसे हम छोटा कर लेते हैं, जैसे जिम, एग्जाम, सिटकॉम्स, केमिस्ट्री को हमने कैम कर दिया, तो इस तरह हम छोटा वर्ड उसे कर लेते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, इसको कहते हैं वर्ड क्लिपिंग। और इसको क्या कहते हैं, इसको ये भी कह सकते हैं हैपोकोरिस्म्स, हाइपोकोरिस्म्स लिख लें, इसको एक उन्होंने टर्म का नाम दिया है हाइपोकोरिस्म्स। Hypocorisms is also known as a pet name. Calling names are shorter or diminutive form of the word given name. For example, when used in more intimate situations as the nicknames. The term of endearment such as movies, moving, ठीक है जी, टेलीविजन को टैली कह दिया, और ऑस्ट्रेलियन को ऑसी कह दिया, and contracted form of the personal name such as Tony from the Anthony, और बॉसी और रोजी कह दिया रोजमेरी को, और विक्की फ्रॉम द विक्टोरियन,
विकी हमने कहाँ से निकाल लिया, विक्टोरियन से। इस तरह बहुत सारे नाम जो हैं हम यानी पेट नाम जैसे रखे होते हैं हमने, डॉग्स के नाम, कुत्तों के, और इस तरह के बहुत सारे, जैसे विक्की, किसी को रोजी, किसी को इस तरह के नाम, टोनी। तो ये नाम जो हैं वो एक दूसरे से भी निकाले होते हैं। इसको कहते हैं हाइपोकॉरिज्म्स, हाइपोकॉरिज्म्स इसको हम कहते हैं, और इसको यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद वर्ड फॉर्मेशन, बैक फॉर्मेशन भी कहते हैं। एक वर्ड होता है उसको हम बैक फॉर्म करते हैं। अ वर्ड ऑफ टाइप यूजुअली इज रिड्यूस टू द फॉर्म अनदर वर्ड ऑफ द डिफरेंट टाइप यूजुअली वर्ब। एक्स टेलीविजन, इसको टेलीवाइज कर दिया, डोनेशन को डोनेट कर दिया, ऑप्शन को ऑप्ट कह दिया, वर्कर को वर्क कह दिया, एडिटर को हमने यानी एडिट को हमने एडिटर कह दिया। यानी ये इसको कहते हैं बैक फॉर्मेशन। जैसे टेलीविज़न से हमने क्या बना दिया उसको, टेलीवाइज से हमने टेलीविज़न बना लिया, डोनेट से डोनेशन, यानी बैकवर्ड इसको कहते हैं इसकी फॉर्मेशन। उसके बाद ये वर्ड फॉर्मेशन कन्वर्जन से होती है। अ चेंज इन द फंक्शंस ऑफ द वर्ड एज फॉर एग्जांपल व्हेन अ नाउन कम्स टू बी यूज एज अ वर्ब विदाउट एनी रिडक्शंस। यानी बाज़ बात ये होता है कि एक ही लफ्ज़ होता है, वो नाउन भी काम कर रहा होता है और वो बतौर वर्ब भी काम कर जाता है। मिसाल के तौर पर हम पेपरिंग बाज़ बात यूज़ कर लेते हैं, ही इज़ पेपरिंग वाटर, वाटर एक नाउन है ना, तो हम कहते हैं ही इज़ वाटरिंग द प्लांट्स। हम ये भी कह सकते हैं ही इज़ बटरिंग मी, ही इज़ बटरिंग, बटर नाउन भी यूज़ होता है, ठीक है जी। ही इज़ पेपरिंग मी, ही इज़ पेपरिंग, वो पेपरिंग का वर्क कर रहा है, ठीक है। ही इज़ पेपरिंग, बेडरूम वॉक। तो बहुत सारे वर्ड्स जो हैं हम क्या करते हैं, उनको कभी उससे नाउन का वर्क ले लिया, कभी उससे हमने वर्ब का वर्क ले लिया, तो दोनों वर्क कर देते हैं। इसको कहते हैं वर्ड कन्वर्जन, फॉर्म कन्वर्जन, यानी वर्ड फॉर्मेशन कन्वर्जन। उसके बाद वर्ड एक्रोनिम्स होता है और एब्रीविएशन होता है। एक्रोनिम्स और एब्रीविएशन जो है ये आप यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे FBI है, FBI को अगर आप गौर से देखें तो ये क्या है, ये विच स्टैंड फॉर द फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बट इज़ प्रोनाउंस्ड FBI। तो हम उसको क्या कहते हैं, FBI बोल लेते हैं, जबकि उसको पूरा जो स्टैंड फॉर नेटो जो है, विच स्टैंड फॉर द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बट प्रोनाउंस्ड एज द नेटो, इसको हम ऐसे कह सकते हैं। और जैसे IUPAC है जो विच स्टैंड फॉर द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री बट इज़ द प्रोफेशनल ऑफ IUPAC उसको कह दिया। एब्रीविएशन जैसे जी मिस्टर है, ठीक है, विच स्टैंड फॉर द मिस्टर्स एंड प्रोनाउंस एज द मिस्टर्स। और उसके बाद जी FT लिख लिया हमने, और इस तरह हम बहुत सारे जो हैं यूज़ कर सकते हैं एब्रीविएशंस और एक्रोनिम्स। वर्ड डिविएशंस, बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो डेरिवेशन का मतलब है कि कोई किसी चीज़ का किसी दूसरी चीज़ से निकलना। हम बहुत सारे वर्ड्स जो हैं एक वर्ड से दूसरा वर्ड निकाल लेते हैं। इट्स अकम्प्लिश्ड बाय मीनिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बिट ऑफ इंग्लिश, दीज स्मॉल बिट आर कॉल्ड अफिक्सेस। इसके जरिए हम क्या करते हैं, अफिक्सेशन यूज़ कर लेते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द डेरिवेशन। जैसे अन, लेस, इश, मिश, मिस और फ्री और फुल, यानी ये क्या होती हैं, बहुत सारे जो वर्ड्स हैं। जैसे आप देखें अनहैप्पी, बॉयिश, मिस रिप्रेजेंट, जॉयफुल और केयरलेस, ये बहुत सारे मैंने इसके साथ क्या यूज़ कर लिए हैं, सफिक्स यूज़ कर लिए हैं। और प्रीफिक्स भी आप इस तरह यूज़ करके लफ्ज़ बना सकते हैं। कल पढ़ेंगे आगे इससे भी। और दूसरी असाइनमेंट ज़रा देखिएगा, मैं आपको दूसरी अब बता दूँ, थोड़ा सा दूसरी ओपन करें। हाँ जी, हमारे पास है कंटेंट्स का व्हाट इज पैरेललिज्म। इसको ओपन करें दूसरी असाइनमेंट को। व्हाट इज पैरेललिज्म? यूज सिमिलर स्ट्रक्चर्स टू एक्सप्रेस सिमिलर आइडिया। किसी एक आइडिया को इस्तेमाल करते हैं। पैरेललिज्म का मतलब ये होता है कि आप यूनिटी और इंटीग्रेशन और एक बैलेंस क्रिएट करना। दो क्लासेस यूज़ की हैं, कोई सेंटेंस यूज़ किया है, तो उसमें एक ना रिदम जो है, एक जो बैलेंस जो है वो हो, तो उसे हम पैरेललिज्म कहते हैं। जब अनबैलेंस हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, वो पैरेललिज्म जो है वो उसकी ख़त्म हो जाती है। देखिएगा व्हाट इज पैरेलल, और लिखने में पैरेललिज्म क्या होती है, आपने राइटिंग में पैरेललिज्म लानी है। कहता है यूज सिमिलर स्ट्रक्चर टू एक्सप्रेस सिमिलर आइडिया, कि आप सिमिलर स्ट्रक्चर यूज करें जैसा आइडिया दे रहे हैं।
यूज पैरेललिज्म इन द फॉलोइंग केसेस, यूज पैरेललिज्म स्ट्रक्चर्स ऑन द बोथ साइड ऑफ द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। आप जब कंजक्शन यूज करते हैं तो एक कंजक्शन में अगर आपने पास्ट यूज किया तो दूसरे में भी क्या यूज करेंगे, उसमें भी कोशिश करेंगे पास्ट हो। अगर आप एक में प्रेजेंट और एक में पास्ट कर देंगे तो ये कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता, आपने पैरेललिज्म जो है उसकी खत्म कर दी है। व्हाट इज पैरेललिज्म, ये पैरेललिज्म क्या होता है, ये आपके कोर्स में भी लिखा हुआ है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है, इसको जरा बल्कि सेव कर लीजिएगा। मीन दैट similar parts of the sentence have the same structure, nouns are with verbs, यानी as with nouns verb with verbs and phrase with the phrase, यानी noun जो है वो कॉम्बिनेशन किसके साथ रखे, नाउन के साथ, वर्ब जो है वर्ब के साथ, और फ्रेज जो है फ्रेज के साथ एक कॉम्बिनेशन रखे तो आप पैरेललिज्म से लिख रहे हैं। अगर आप उसकी कॉम्बिनेशन नहीं, एक जगह पे आप पार्टिसिपल यूज कर देते हैं, एक में वर्ब यूज कर सकते हैं, एक में आपने फर्स्ट फॉर्म यूज कर दी, एक में प्रेजेंट पार्टिसिपल बना दी, तो दैट विल बी रॉन्ग, दैट विल लूज पैरेललिज्म। बात समझ आ रही कि आपने उसके अंदर क्या लाना है, हार्मनी लानी है, आपने उसके अंदर एक बैलेंस लाना है आपकी राइटिंग के अंदर, कि नाउन जो है वो किसके साथ कोऑर्डिनेट करे, उसका रिलेशन जो है वो नाउन के साथ हो, नाउन के साथ बैलेंस हो, कि यहाँ पे एक जगह पे आपने कोई नाउन यूज कर दिया, आगे कोई और नाउन यूज कर दिया, उसकी जगह पे वर्ब जो है एक जगह पे आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल कर दिया, आगे आपने कोई पास्ट कर दिया, और फिर आगे आपने कोई प्रेजेंट कर दिया, तो वो अपनी जो है पैरेललिज्म खो देता है आपका स्ट्रक्चर जो है सेंटेंस का। वी हैव टू क्रिएट पैरेललिज्म इन आवर स्ट्रक्चर, और यही असाइनमेंट जो अभी हम देखने जा रहे हैं कि कैसे हम एक पैरेलल राइटिंग कर सकते हैं, एक पैरेललिज्म को हम मेंटेन कर सकते हैं अपनी राइटिंग के अंदर। प्लीज सी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट। Parallelisms in writing mean that similar parts in the sentence are must have the same structure, यानी जो सेंटेंस है वो सेम स्ट्रक्चर रखे, एक जगह पे कोई और स्ट्रक्चर है, दूसरी जगह पे कोई और स्ट्रक्चर है, एक में आप सब्जेक्ट प्लस पार्टिसिपल यानी वर्ब प्लस कोई उसके साथ नाउन यूज करते हैं, आगे कोई और नाउन यूज कर देते हैं, उसके बाद आगे कोई और वर्ब यूज कर देते हैं, आगे फिर और कोई पार्टिसिपल लगा लेते हैं, तो इट इज लूजिंग इट्स पैरेललिज्म। वी हैव टू ब्रिंग इट, वी हैव टू ब्रिंग मैक्सिमम पैरेललिज्म इन आवर राइटिंग, एंड हाउ वी आर गोइंग टू अचीव इफ वंस वी आर मेंटेनिंग आवर स्ट्रक्चर। अगर हम अपना स्ट्रक्चर जो है वो सेम लेवल पे लिख रहे हैं और बैलेंस्ड लिख रहे हैं, तो वी आर फॉलोइंग द पैरेललिज्म। देयर पार्ट आर कंपेरेबल एंड बैलेंस्ड, और इसका जो पार्ट होते हैं वो क्या बैलेंस और कंपेरेबल होते हैं, कि अगर आपने एक हिस्से में यूज किया है एक स्ट्रक्चर तो वो दूसरे हिस्से में भी वही होगा। अलाउ राइटिंग टू फ्लो द स्मूथली एंड हेल्प अवॉइड द मिसअंडरस्टैंडिंग, और अगर आप पैरेललिज्म लाते हैं अपनी राइटिंग के अंदर तो आप क्या करते हैं, फिर स्मूथली रहती है आपकी राइटिंग का जो फ्लो है वो स्मूथ रहता है और मिसअंडरस्टैंडिंग फिनिश होती है। देखिएगा, when similar parts do not follow the same structure you have created faulty parallelism। अगर आप सेम स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते तो इसका मतलब है आपने फॉल्टी पैरेललिज्म जो है वो लेकर आए हैं अपने सेंटेंस के अंदर, अपनी राइटिंग के अंदर, एंड दैट इज नॉट मेकिंग योर असाइनमेंट वेरी ब्यूटीफुल। इट विल लुक क्लमजी, इट विल लूज its meaning, or rather it will be creating some misunderstanding and disturbance to understand the true meaning behind your language, because it's creating some ambiguity. You are using different structure in your writing. आपकी जो ग्राफोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसके अंदर आप डिफरेंस ले आए हैं पैरेललिज्म, फॉल्टी पैरेललिज्म को यूज करके। देखिएगा, मैंने बड़ी जबरदस्त यहाँ पे डेफिनेशन दी है। Not parallelism, I like singing, cracking and dancing। अब इसके अंदर कहां पे मसला है जरा फाइंड कीजिएगा। I like singing, cracking and to dance। अब असल में ये सेंटेंस कैसे होना था चाहिए था, नीचे मैंने रिमूव की हुई है इसकी जो फॉल्टी पैरेललिज्म उसने यूज किया, मैंने इसको रिमूव किया है। अब देखिएगा, I like singing, cracking होता है बोटिंग करना, मैं सिंगिंग पसंद करता हूं, बोटिंग पसंद करता हूं और डांसिंग पसंद करता हूं। दोबारा फिर देखें, उसने अगर ये स्ट्रक्चर यूज किया था, आई लाइक सिंगिंग, यानी उसने क्या यूज किया इसके साथ, आई लाइक सिंगिंग, खैकिंग, और अगर उसने ये यूज किया इसके साथ ये क्या इसको कहते हैं वर्बल,
स्ट्रक्चर, तो उसे क्या चाहिए था कि वो आखिर में भी यही लाता। आई लाइक सिंगिंग, खैकिंग एंड डांसिंग, ठीक है। फिर नीचे वो आखिर में भी डांसिंग यूज करता, लेकिन उसने उसको डांस कर दिया, तो इसलिए ये फाल्टी पैरेललिज्म इसके अंदर आ गई है। हमने रिमूव कैसे की, आई लाइक सिंगिंग, खैकिंग एंड डांसिंग, इनकरेक्ट कैसे बनती है ये, एंग्री एंड मंच्ड द marshmallows and crumbling coffee cakes and sipping syrups and a head of cross and countertop। अब देखें, अब हम इसमें चेक करते हैं कि कहाँ पे इसने करेक्ट, नीचे करेक्ट किया हुआ एक स्ट्रक्चर है ना, ये भी नीचे इसको करेक्ट किया। एंग्री एंड्स मंचिंग, हमने इसको क्या करना था, मंचिंग मार्शमैलोज, क्रम्बलिंग कॉफी केक, यानी वो जो स्ट्रक्चर है उसने यूज किया है वो जेरंड का, जो उसने उसको वर्बल बनाया, यानी एक बतौर एडजेक्टिव यूज किया ना, मंचिंग मार्शमैलो, क्रम्बलिंग कॉफी केक एंड सिंगिंग सिरप लाइक द सिपिंग सिरप। तो ये पूरा अगर वो मेंटेन रखता तो फिर ये बनती एक करेक्ट पैरेललिज्म, लेकिन ऊपर उसने चूंकि मस्ट कर दिया है, यहाँ पे उसने मंचिंग लिखना था, मंच्ड कर दिया है, तो मंचिंग लिखना था, इसलिए ये रॉन्ग हो गई। हमने देखना क्या है इसके अंदर, स्ट्रक्चर क्या है उसने मेंटेन किया है, अगर नहीं कर रहा तो दैट इज रॉन्ग, दैट विल बी फॉल्टी पैरेललिज्म। वो पैरेललिज्म का जो स्ट्रक्चर है वो उसको फॉलो नहीं कर रहा। अगर वो बिल्कुल बैलेंस्ड है सारे, तो वो आप पैरेललिज्म से लिख रहे हैं, आप ये यूज कर सकते हैं अपनी राइटिंग के अंदर, और इसमें मैक्सिमम जो क्लैरिटी ला सकते हैं इसके। आगे, यूज सिमिलर स्ट्रक्चर टू एक्सप्रेस सिमिलर आइडियाज, पुट नाउन बिफोर विद नाउन, यानी नाउन को अब नाउन के साथ लगाएं, वर्ब को वर्ब के साथ, और उसके बाद एडजेक्टिव को एडजेक्टिव के साथ। आई इंजॉय बास्केटबॉल, आई इंजॉय बास्केटबॉल मोर देन प्लेइंग वीडियो गेम्स, फाल्टी है। अब देखें इसके अंदर कहां पे है मसला, आई एंजॉय बास्केटबॉल मोर देन वीडियो गेम्स। अच्छा जी, आप इसमें आप मुझे खुद बताएं कि इसमें कहां पे मसला है, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो। नीचे मैंने करेक्ट किया हुआ, ऊपर वाली को गौर से पढ़ें, वो फाल्टी है, वो रॉन्ग है, नीचे करेक्ट की हुई है। आप खुद बताएं कि यहाँ पे किस में फाल्टी पैरेललिज्म, किस वर्ड में यहाँ पे आई है। नीचे करेक्ट किया हुआ है, ऊपर फाल्टी लिखा हुआ है, रॉन्ग है। आई एंजॉय बास्केटबॉल मोर देन प्लेइंग वीडियो गेम। हाँ जी, कहाँ पे आपको लगती है कि ये रॉन्ग है, ये कैसे रॉन्ग है, उसने कहाँ पे स्ट्रक्चर को तोड़ा है, ब्रेक किया है। हाँ जी, प्लेइंग जो है, प्लेइंग की जरूरत नहीं थी। प्लेइंग बेसिकली प्लेइंग वीडियो एक जेरंड एक पार्टिसिपल है, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी की फॉर्म है, तो आईएनजी की फॉर्म हम पूरा पहले सीक्वेंस देखेंगे कहाँ लगी है, पीछे कहीं भी नहीं लगी, तो यहाँ पे भी नहीं लगनी चाहिए थी। यहाँ पे सिंपली वीडियो गेम से हमारा मसला हल हो सकता था, उसने ये इजाफी कर दिया कि प्लेइंग वीडियो बना दिया। इसका मतलब है कि वो उसने पैरेललिज्म खो दिया है, फाल्टी बना दिया। आई एंजॉय बास्केटबॉल, एक तो ये बन गया, मोर देन वीडियो गेम, बस इससे हमारा मसला हल हो रहा था। प्लेइंग वीडियो उसने इजाफी लगाया हुआ था, वो एक उसकी पैरेललिज्म को खत्म कर रहा था, तो हमने उसे हटा दिया, तो नीचे करेक्ट कर लिया। पुट वर्ब विद द वर्ब्स एंड यूज सेम टेंस, और सेम टेंस रखना चाहिए। मैंने जैसे पहले बताया कि अगर पीछे आपने प्रेजेंट यूज किया है तो उसके साथ पास्ट नहीं यूज कर सकते, वो रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपका पास्ट है पीछे, तो अगले सेंटेंस में भी पास्ट ही यूज करें। ऑन आवर एनिवर्सरी वी एट, डांस एंड वर सिंगिंग। हाँ जी, इसमें जरा मेरे साथ पढ़िएगा, इसमें कहां पे आपको लगता है कि ये यहाँ पे फाल्टी पैरेललिज्म यूज किया है। मैंने उसके साथ एफ लिखा हुआ है जो रॉन्ग है। नीचे वाले को पढ़ें गौर से। ऑन आवर एनिवर्सरी
we ate, we danced and we were singing। क्योंकि चूंकि हमने पीछे जो ate लिखा है दूसरी फॉर्म लगाई है, फिर dance दूसरी फॉर्म लगाई, तो तीसरा भी हमें danced ही, हमें sang ही लगानी चाहिए थी। sing, sang, sung, तो यहाँ पे क्या फॉर्म आनी थी? sang, जबकि वहां पे singing लगी हुई थी जो कि wrong था। were singing वो एक पैरेललिज्म को खत्म कर रहा था। we must have used sang rather than singing। तो ये है एग्जैक्ट एक पैरेललिज्म के जो असूल है उसको फॉलो किया हुआ है। आगे देखिएगा, पुट एडजेक्टिव विद एडजेक्टिव, हमने एडजेक्टिव के साथ एडजेक्टिव लगाना होता है और टेंस को फॉलो करना होता है। माई हिस्ट्री क्लास वॉज बोथ इंटरेस्टिंग एंड चैलेंज। देखिए, माई हिस्ट्री क्लास वॉज बोथ इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग क्या है? एक एडजेक्टिव सिफ्त है जो उसकी बता रहा है कि हिस्ट्री क्लास जो है वो बड़ी अच्छी है। जब हम किसी की तारीफ करते हैं, किसी को एडमायर करते हैं, उसको बेसिकली उसकी एडजेक्टिव बता रहे होते हैं। माई हिस्ट्री क्लास वॉज बोथ इंटरेस्टिंग एंड चैलेंज। अब उसने यहाँ पे पीछे इंटरेस्टिंग लगाया तो अगले को भी उसने चैलेंजिंग बनाना चाहिए था। उसने वहां पे चैलेंज किया, उसका मतलब उसने पैरेललिज्म को खत्म किया। तो हम क्या लगाएंगे? माई हिस्ट्री क्लास वॉज बोथ इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग। आगे देखिएगा, मेक श्योर टू यूज द पैरेललिज्म्स इन द फॉलोइंग कॉजेज। ये नीचे उसने बताई है कि कहां कहां हमें पैरेललिज्म को यूज करना है। व्हेन ज्वाइनिंग टू और मोर आइटम्स विद एंड्स और आर्स, द पार्टी featured a 4-foot cakes and a singing gorilla। I am doing well in my English class, in my math class and in my history class। In comparison, यानी इसको हम कहते हैं जैसे taking the train is as fast as driving to Austin as fast as flying। ठीक है जी। विच कर्टन्स पेयर्ड वर्ड्स लाइक बोथ एंड ईदर्स एंड नीदर्स नॉर। उसके बाद ही मैरलिस बोथ बेक्स ब्रेड एंड फिक्सेस कार्स। अब इसमें देखिएगा कौन सी जगह पे मसला है। बोथ एंड, बोथ के साथ क्या आना था? एंड आता है। अब देखिए, मार्लिस बोथ बेक ब्रेड एंड फिक्सेस कार, ये उसने उसको एंड लगा के किया। ठीक है। माई हिस्ट्री कोर्स इज बोथ इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग, ये उसने उसको ठीक किया। देखें, वो एंड लगाया उसके साथ। अगर उसके बाद यूज पैरेलल स्ट्रक्चर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, फॉर एंड नॉर but or yet so। use parallel structure on both sides of the coordinating conjunctions। she, देखिएगा, she possessed all the wizard charm। wizard होता है जादुई चार्म, wizard's charms yet none of the wizard's inside charms none of the wizards inside। देखें कैसे उसने फॉलो किया हुआ उसको। कंसल्ट अ डॉक्टर इफ योर कफिंग persist or if your coughing worsens over the weekend। In English class, Digos learn to read poems critically and appreciate the good prose। A swimmer was attacked by the shark but he scared it away by poking it in the eyes। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे स्ट्रक्चर हैं, पैरेलल स्ट्रक्चर के लिए ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है यूज होती है। उसके बाद ये पेड कंजक्शंस, बोथ, पेड मीन के उसके साथ दो आती हैं, बोथ, नॉट ओनली, बट आल्सो, ईदर आर, नीदर नार, और ये पेड फॉर्म में आती हैं। बोथ के साथ क्या आएगा? एंड आएगा, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो आएगा, ईदर के साथ आर आएगा। इसको कहते हैं पेड कंजक्शन। ये कंजक्शन भी यूज होती हैं। अगर आप ये यूज कर रहे हैं तो फिर ये साथ यूज करें, और बोथ यूज कर रहे हैं तो फिर उसके साथ एंड लगाएं, नॉट ओनली यूज कर रहे हैं तो बट आल्सो लगाएं, ईदर यूज कर रहे हैं तो नार लगाएं, ईदर यूज कर रहे हैं तो आर लगाएं। बाद का लोग एक ही यूज कर लेते हैं, वो भी एक फॉल्टी पैरेललिज्म यूज कर रहे होते हैं। नोट व्हेन वी यूज, यानी बोथ माई मदर्स एंड माई सिस्टर आर हेयर।
यानी दोनों, मेरी मदर और मेरी सिस्टर दोनों जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। बोथ माई सिस्टर एंड माई मदर एंड माई सिस्टर आर हेयर। अब देखें दो बंदे हैं तो इसलिए उसने क्या लगाया, उसने आर लगा दिया। नॉट ओनली माई मदर बट आल्सो माई सिस्टर इज हेयर। नॉट ओनली, ना सिर्फ मेरी मदर बल्कि मेरी सिस्टर भी यहाँ है। नीदर माई सिस्टर नॉर माई पेरेंट्स आर हेयर। ठीक है जी। वी कैन हैव ईदर ब्रोकली और कॉलीफ्लावर्स फॉर डिनर। नोट व्हेन वी यूज बोथ एंड द वर्ब इज ऑलवेज प्लूरल, यानी बोथ और एंड जब भी हम इस्तेमाल करते हैं याद रखें उसका जो वर्ब होगा वो क्या होगा, प्लूरल आएगा। हेल्पिंग वर्ब उसका क्या लगाएंगे फिर हम, प्लूरल। बोथ और एंड याद रखें। When we use not only but also neither nor, the verb is always in the form of the word directly before it, जो उसके पहले आएगा, directly before it। Always verb is always in the form of the word directly before it, जो उसके पहले वर्ड आ रहा है वो उसके अकॉर्डिंग फिर उसको हम या उसे सिंगल कर सकते हैं, सिंगुलर कर सकते हैं या प्लूरल कर सकते हैं। Choose the correct answer to fill in the blanks. Ella's job's responsibility include training and informing workers of company policies। तो इसमें क्या आएगा, देखें ये चार हैं, इसमें से कौन सा आएगा। Ella's job responsibility include to hire आएगा, hired आएगा, hire आएगा। आपका अंदाजा क्या कहता है? मेरे ख्याल में इनसे कोई भी नहीं आएगा, इसे कहते हैं नन ऑफ अबाव, कोई भी। हाँ जी, हायरिंग इज द करेक्ट आंसर। जो इसका एग्जैक्ट था वो, क्योंकि आगे ट्रेनिंग, इन्फॉर्मिंग और इस तरह लिखा हुआ है, तो इस तरह इसकी अगर हम पैरेललिज्म को बरकरार रखना चाहते हैं तो यहाँ पे हायरिंग आना था, जो कि मिस है। एलास जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड हायरिंग, ट्रेनिंग एंड इन्फॉर्मिंग वर्कर ऑफ द कंपनी। ये है पैरेललिज्म। ये ऐसे खूबसूरत लगता है सेंटेंस, आपको पता चल रहा होता है बोल सुनने वाले को भाई ये ठीक बोल रहा है। हाँ जी, मोर एक्सरसाइज है। हेनरी लाइक पिज्जा मोर देन स्पिनच, और टू ईट स्पिनच, और नन ऑफ द अबव। मोर देन, हाँ जी, वेरी गुड। इसका मतलब है कि आपको इसका पैरेललिज्म का अच्छा खासा नॉलेज है। स्पेनिश ठीक है, ठीक है। ही ड्रोव टू द स्टोर्स टू बाय मिल्क, एग एंड, कौन सा आएगा इसमें? हाँ जी, वेरी गुड, क्योंकि पीछे देखिए ना एक सीक्वेंस आ रहा है, एग का आ रहा है, मिल्क का आ रहा है, टू बाय मिल्क, एग एंड, जैसे एक सीक्वेंस है, वो पैरेललिज्म जो है इसकी बरकरार है। ठीक है जी, ब्रेड, बिल्कुल ब्रेड है। अब रिमेनिंग असाइनमेंट हाफ रह गई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। उधर से भी मैंने आपके साथ आलोमाफ और इन्फ्लेक्शनल मार्फिम, ठीक है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है। दूसरी भी वो भी मैंने डिस्कस करनी है, कल मैं उसको खत्म करूंगा। पहले इन्फ्लेक्शन मार्फिम क्या होता है, फंक्शनल मार्फिम क्या होता है, आलोमाफ क्या होता है, एक माफ जो होता है वो क्या होता है, वो सारी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उधर से मैं आपको चीज़ें डिस्कस करूंगा, उसके बाद इस रिमेनिंग असाइनमेंट को कल फिनिश करूंगा। स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ नाइस टाइम। आज का जो पूरा वीक है हम डिस्कोर्स एनालिसिस को ही देखेंगे। स्टे ब्लेस्ड। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे ज़रा सेंड कीजिएगा स्नैपशॉट, मैं आपको वो भी समझा दूँगा। हैव अ नाइस टाइम।